नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर डेफिनेशंस करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर टॉपिक वाइज वीडियो आप देख सकते हो। सेकंड चैप्टर डेफिनेशंस की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी डेफिनेशंस दी गई है वो सारी की सारी अल्फाबेटिकली है। तो अगर आपने जल्दी से उसको फाइंड आउट करना है तो अल्फाबेट्स को ध्यान में रखकर भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और साथ ही एक बात का और आपने ध्यान रखना है कि कुछ डेफिनेशन जो है वो आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिलेगी। इस चैप्टर में हो सकता है वो डेफिनेशंस ना दी गई हो। इसकी एक एग्जांपल आप सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट की देख सकते हैं। वो आपको 3.12 रूल में डेफिनेशन इसकी मिलेगी, इस चैप्टर में वो आपको नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इस चैप्टर के लास्ट में दी गई शेड्यूल काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि किन सिचुएशन में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर पर नहीं होता है तो उसको ऑन ड्यूटी ही ट्रीट किया जाता है। रूल 2.1 में जो लिखा गया है उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए किसी और चैप्टर में किसी रूल में अकाउंटेंट जनरल के बारे में लिखा गया है, उससे संबंधित रूल दिए गए हैं और उसमें अकाउंटेंट जनरल को डिफाइन भी किया गया है। तो अगर उस रूल में अकाउंटेंट जनरल को डिफाइन कर दिया गया है तो उसी रूल में दी गई डेफिनेशन को पहले कंसीडर किया जाएगा। इस चैप्टर में जो अकाउंटेंट जनरल की दी गई डेफिनेशन है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला है कि जब भी किसी और रूल में किसी टर्म की डेफिनेशन नहीं लिखी गई है तो इस चैप्टर में दी गई डेफिनेशन वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। अब हम रूल 2.2 को रीड करते हैं। इसके साथ ही इसके नीचे दिया गया नोट भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें लिखा गया है कि रूल 2.2 में दी गई डेफिनेशन ऑडिट ऑफिसर के लिए भी सेम ही है। तो पहले रूल 2.2 को रीड कर लेते हैं और बाद में ये भी समझेंगे कि अगर एग्जाम में ऑडिट ऑफिसर की डेफिनेशन पूछ ली गई तो इसको कोट कैसे करना है। रूल 2.2 में अकाउंटेंट जनरल की डेफिनेशन दी गई है। नेशनल लेवल पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सारी कंट्री के अकाउंट को कंपाइल करते हैं, उनको वॉच आउट करते हैं और सारा काम अकाउंट्स का उनके पास होता है। अकाउंटेंट जनरल हर स्टेट में होता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के सबऑर्डिनेट ऑफिसर के तौर पर स्टेट में काम करते हैं। जैसे आपको पता है अकाउंटेंट जनरल पंजाब, अकाउंटेंट जनरल हरियाणा, अकाउंटेंट जनरल, ऐसे ही हर स्टेट के अकाउंटेंट जनरल होते हैं। स्टेट में फर्दर अकाउंटेंट जनरल को दो विंग्स में डिवाइड किया गया है। पहली विंग्स है अकाउंटेंट जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट्स और दूसरी विंग है अकाउंटेंट जनरल ऑडिट्स की। तो एक के पास अकाउंट मेंटेन करने का, रिकॉर्ड करने का काम है, कंपाइल करने का काम है और दूसरी विंग के पास ऑडिट करने का काम होता है। तो अगर बात करें इस डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, तो डेफिनेशन में लिखा गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के सबऑर्डिनेट ऑफिस का हेड होता है, उसको अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं और ऑडिट ऑफिसर भी बोलते हैं। रूल 2.3 में लिखा गया है कि किन सिचुएशन में जब एम्प्लॉय ड्यूटी पर नहीं भी होता तो उसकी जो वो सर्विस है पेंशन के लिए काउंट होगी। इन सिचुएशंस को रीड करने से पहले हम समझते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती क्या है, जिसको हम EOL भी बोलते हैं। जब एम्प्लॉय बिना पे के लीव लेता है, जिसको विदाउट पे लीव बोलते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL बोलते हैं। EOL भी दो तरह की होती है। एक लीव होती है जब हम बिना मेडिकल सर्टिफिकेट से EOL लेते हैं और दूसरी प्रकार होती है जब मेडिकल सर्टिफिकेट देके EOL ली जाती है। अब रीड करते हैं फर्स्ट सिचुएशन को। तो फर्स्ट सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ली गई हो और पे के साथ ली गई सारी लीव पेंशन के लिए एक्टिव सर्विस यानी काउंटेबल सर्विस में आएगी। दूसरी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी आउट ऑफ इंडिया डिप्यूट किया जाता है, जहाँ आउट ऑफ इंडिया उसको डिटेन कर लिया जाता है, तो इस सिचुएशन में भी उसका ये पीरियड है पेंशन के लिए काउंट होगा। इसके नीचे नोट में लिखा गया है कि रूल 8.124 में दिया गया है कि डिसेबिलिटी लीव को भी पेंशन के लिए एक्टिव सर्विस में काउंट किया जाएगा। रूल 2.4 में लिखा गया है कि एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ उसके डोमेस्टिक सर्वेंट
और उसका पर्सनल सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसको एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहा जाता है। इसमें फेरी चार्जेस, टोल चार्जेस और कैंप इक्विपमेंट की कैरीज भी शामिल है। फेरी एक शिप या बोट होती है जो शॉर्ट डिस्टेंस पर रेगुलरली पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो नेक्स्ट इस रूल में बताया गया है कि किन एक्सपेंसेस को एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। रूल 2.5 में एज की डेफिनेशन दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है या रिटायर किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है या जब उसको रिजाइन करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है तो उस दिन को उसका लास्ट वर्किंग डे कहा जाएगा। इसके साथ ही डेट ऑफ डेथ को वर्किंग डे माना जाता है, इसलिए डेट ऑफ डेथ की सैलरी भी दी जानी होती है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की रात 12:30 बजे डेथ हो जाती है तो इस केस में भी उसको डेट चेंज हो गई तो इस डेट की पे मिलनी होती है। इस रूल के नीचे प्रोविजो में दिया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पंजाब सिविल सर्विसेज प्री मैच्योर रिटायरमेंट रूल्स 1975 के अकॉर्डिंग प्री मैच्योर रिटायर किया जाता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है नॉन वर्किंग डे ट्रीट की जाएगी, यानी कि उसको इस दिन की पे नहीं दी जाएगी। इस रूल के नीचे नोट 1 में दिए गए प्रोविजन हम पंजाब फाइनेंशियल रूल के चैप्टर 7 में 7.3 रूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी होगी, लेक्चर देख लिए होंगे तो आपको याद होंगे। तो सेम प्रोविजन जो है अब इस रूल के नीचे नोट 1 और नोट 2 में दिए गए हैं। नोट 1 में दिया गया है कि जिस पर्सन की गवर्नमेंट सर्विस में न्यूली अपॉइंटमेंट होती है उससे बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट लिया जाएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ को रिकॉर्ड करने के लिए। एक बार जो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड कर ली जाती है उसको क्लरिकल एरर की स्थिति में ही बदला जा सकता है और किसी भी स्थिति में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस इस चैप्टर के एनेक्चर ए में दिए गए हैं। इसी रूल के नीचे नोट 2 उन स्टेशंस को कवर करता है जिसमें या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली याद नहीं होती है या उसके रिगार्डिंग उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेशन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का साल याद है तो उस स्टेशन में 1 जुलाई और जो साल उसको याद है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद अगर उसको साल भी याद है और महीना भी याद है बट डेट याद नहीं है तो 16 ऑफ जो उसका मंथ उसको याद है और जो साल याद है वो लिखा जाएगा और 16 तारीख लिखी जाएगी। और अभी हमने पढ़ा जो फिर से देखते हैं 1 जुलाई अगर उसको महीना नहीं याद और डेट नहीं याद तो 16 तारीख लिखनी है जिस केस में उसको तारीख नहीं याद है। तो नेक्स्ट स्टेशन वो आती है जब उसको पता ही नहीं है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट मंथ ईयर उसको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ उसको एस्टिमेटेड एज अप्रोक्सीमेट एज पता है उसकी कितनी है। तो इस केस में उसकी अपॉइंटमेंट डेट से जितने साल उसने अपनी एज बताई है उसको रिड्यूस कर देना है और जो डेट निकलेगी उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेशन में लिखा गया है कि जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले मिलिट्री सर्विस में था तो उसने जो डेट ऑफ बर्थ अटेस्टेशन के टाइम पर बताई थी वही उसकी सिविल एम्प्लॉयमेंट में लिखी जाएगी। और अगर अटेस्टेशन के टाइम पर उसने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई थी या सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ बताई थी या महीना साल सिर्फ बताया था तो उसको जो पहले हम रूल पढ़ चुके हैं, प्रोविजन पढ़ चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड की जाएगी। अब बात करते हैं कि डेट ऑफ अटेस्टेशन क्या होती है। तो एक वेबसाइट के मुताबिक जब मिलिट्री सर्विस में ट्रेनिंग के बाद एक सेरेमनी रखी जाती है जहां पर ओथ ली जाती है और साथ में जो वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह है वो कंप्लीट किया जाता है तो उसको डेट ऑफ अटेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट नोट 3 काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी द्वारा किसी पर्सन की सिलेक्शन होती है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ वही रिकॉर्ड की जाएगी जो उसने इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को एप्लीकेशन देते वक्त एप्लीकेशन में लिखकर दी थी। इसके साथ ही इसमें लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ को अल्टर करने के रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस इस चैप्टर के लास्ट में एनेक्चर ए में दी गई हैं। रूल 2.6 में अप्रेंटिस की डेफिनेशन दी गई है। अगर आप अप्रेंटिस की
ट्रांसलेशन देखोगे तो इसका मतलब होता है एक ट्रेनी। तो इस रूल के मुताबिक कब एक ट्रेनी को अप्रेंटिस बोला जाएगा? इसमें लिखा गया है कि एक ट्रेनी जो किसी ट्रेड या बिजनेस में ट्रेनिंग ले रहा है ताकि उसको गवर्नमेंट सर्विस में रखा जाए और उस ट्रेनिंग के दौरान गवर्नमेंट उसको मंथली रेट पे करती है, पर इस ट्रेनिंग के दौरान वो सब्सटेंटिव वैकेंसी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में उसको अप्रेंटिस कहा जाएगा। रूल 2.10 और 2.11 को हम एक साथ पढ़ेंगे। इसमें कैंप इक्विपमेंट और कैंप इक्विपमेंट की डेफिनेशन दी गई है। कैंप इक्विपमेंट में टेंट और फर्नीचर को शामिल किया गया है और कैंप इक्विपमेंट का मतलब होता है जो कैंप को इंस्टॉल करने के लिए टूल्स वगैरह होते हैं, जहाँ कैंप को हटाने के लिए जो टूल्स वगैरह यूज होते हैं उनको कैंप इक्विपमेंट बोला गया है। रूल 2.13 में कंपनसेटरी अलाउंसेस की डेफिनेशन दी गई है। इसको हम इस बुक के चैप्टर 5 में डिटेल में भी रीड करेंगे। इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि कंपनसेटरी अलाउंस वो अलाउंस होता है जो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है, जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान देना जरूरी होता है। कंपनसेटरी अलाउंसेस की डेफिनेशन में ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस को भी शामिल किया गया है, पर इसमें सैंक्चुअरी अलाउंस को शामिल नहीं किया गया है और ना ही समुद्री यात्रा के लिए दिया गया फ्री पास या विदेश यात्रा के लिए दिया गया फ्री पास शामिल किया जाता है। सैंक्चुअरी अलाउंस ऑनरेरी पोस्ट पर डिप्यूटेड पर्संस को दिया जाता है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल होते हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक सैंक्चुअरी अलाउंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऑनरेरी पोस्ट पर डिप्यूटेड पर्संस को पब्लिक डीलिंग पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, इसलिए उसको ये दिया जाता है। इस रूल के नीचे रूल 2.52 के नीचे दिया गया नोट 1 पढ़ने के लिए भी कहा गया है। रूल 2.14 को रीड करने से पहले समझ लेते हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों ही डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। मोस्टली मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है और उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कंसर्न जिसके पास कोई भी फाइल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के थ्रू पहुंचती है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोला जाता है। रूल 2.14 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है। इसमें लिखा गया है कि किसी भी पावर को यूज करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न्ड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से कंसल्ट करके उस पावर को यूज करेगा। इसके अलावा अगर किसी अथॉरिटी को पावर डेलीगेट की हुई है पहले से ही, तो उसको भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन में रखा जाएगा। उन सभी अथॉरिटीज की लिस्ट जिनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाएगा इस बुक के चैप्टर 15 में दी गई है। रूल 2.15 के मुताबिक डे की डेफिनेशन में जब तक डेट सेम रहती है वो टाइम रहता है, मतलब पूरे 24 आवर्स का टाइम एक दिन में काउंट किया जाता है, इस डेफिनेशन में रखा जाता है। इसमें ये भी लिखा गया है जिस टाइम मर्जी एब्सेंस खत्म हो या शुरू हो, डे की डेफिनेशन यही रहेगी।